नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम का इंस्टीट्यूट उज्जैन में। तो पॉलिटी के श्रृंखला में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के स्रोत। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान की कौन कौन सी बातें किन देशों से ली गई है। तो वीडियो जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा 1935 का भारत शासन अधिनियम। आपको याद होगा कि इस भारत के संविधान के विकास में हमने इस अधिनियम को देखा था। तो इसमें क्या क्या लगा है कि संविधान की बहुत सारी जो बातें इस अधिनियम से ली गई है, जैसे कि इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। वर्तमान संविधान का सर्वाधिक हिस्सा इस अधिनियम से लिया गया, जिस कारण इसको लघु संविधान कहा जाता है, इस अधिनियम को। फिर लगभग 250 अनुच्छेद इस अधिनियम से लिए गए। कितने? तो 250 अनुच्छेद। अब एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखिएगा, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार है। तो सबसे पहले हमारा भारत का न्यायपालिका तंत्र, जैसे कि हर राज्य के हर जिले या गांव या मतलब जो भी तहसील वगैरह हो, न्याय उसमें उपलब्ध हो। तो वो जो कॉन्सेप्ट है 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। फिर हमारा लोक सेवा आयोग, जो आज की तारीख में यूपीएससी और पीसीएस की एग्ज़ाम होती है, तो वो कॉन्सेप्ट जो है 1935 के अधिनियम से लिया गया है, जिसके माध्यम से सरकार जो रहती है, क्या बोलते हैं, आईएएस आईपीएस वगैरह को सिलेक्ट करती है। फिर हमारा केक का पद। तो केक का पद आपको मालूम है 1861 में आया था। तो 1935 के अधिनियम मतलब भारत शासन अधिनियम का हिस्सा है, तो इससे हमने वहाँ पे इसको लिया गया था, केक के पद को। अब देखते हैं कि ब्रिटेन से कौन कौन सी बातें ली गई है प्रमुख रूप से। तो सबसे पहले इसमें संसदीय शासन व्यवस्था, जिसे लोकसभा और राज्यसभा का जो कॉन्सेप्ट है कि पार्लियामेंट का शासन चलेगा देश पर, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो ब्रिटेन से लिया गया है। फिर है राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख होना। अब ये क्या चीज़ है? तो राष्ट्रपति जो है भारत का संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन काम जो है मेन मुख्य रूप से प्रधानमंत्री करता है। ब्रिटेन में ऐसा शासन है कि वहाँ पे राजतंत्र द्वारा एक राजा चुना जाता है। अब राजा जो रहता है पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलता आता राजा, लेकिन शासन जो रहता है जनता के द्वारा चुना गया प्रधानमंत्री करता है। तो जैसे वहाँ पे राजा संवैधानिक प्रमुख है, तो भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है। फिर ये संसद के विशेषाधिकार, जो संसद के सत्र वगैरह सब चलते हैं ना, संसद के कुछ विशेषाधिकार, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। फिर ये विधि का शासन। अब ये क्या होता है? विधि का शासन मतलब होता है कि कानून के माध्यम से देश के लोगों पर शासन करना, तो ये होता है विधि का शासन। फिर एक कानून निर्माण की प्रक्रिया। अब ये जो आप देखते हो ना कि लोकसभा में एक विधेयक आता है, फिर पारित होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर वहाँ से पारित होता है, फिर राष्ट्रपति जो है उसको उस पर हस्ताक्षर करते हैं, फिर एक उसके बाद में क्या वो कानून बन जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लेगा? तो ब्रिटेन से है ना। तो कानून निर्माण की प्रक्रिया कहाँ से? ब्रिटेन से। फिर एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता जैसे कि अब आप अमेरिका में देखते हो, तो अमेरिका में क्या होता है कि देश की नागरिकता अलग लेना पड़ती है। अगर आप उस अमेरिका के किसी राज्य में रहते हो, वहाँ की नागरिकता आपको अलग लेना पड़ती है, और जिस ज़िले में रहते हो तो वहाँ की नागरिकता आपको अलग लेना पड़ती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं, भारत में केवल एक ही नागरिकता लेना पड़ती है। आप पूरे भारतवर्ष में कहीं पे भी रहो, लेकिन आपको केवल भारत की ही नागरिकता लेना पड़ती है। ठीक है, तो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट कहाँ से है? तो ब्रिटेन से। फिर है मंत्रिमंडल की व्यवस्था, कि प्रधानमंत्री की मदद करने के लिए एक पूरी मंत्रिमंडल और कैबिनेट रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। फिर अमेरिका से ली गई कुछ प्रमुख बातें, उसको भी देख लेते हैं ये क्या है। तो सबसे पहले अमेरिका से क्या लिए गए? तो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ये आपको अगले वीडियो में हम बहुत अच्छे से कवर कराएंगे इसको, मौलिक अधिकारों को। फिर है संविधान की सर्वोच्चता। अब वो एक कथन है ना, ना गीता से ना कुरान से देश चलता है, तो केवल संविधान से। तो संविधान की सर्वोच्चता, ये जो कॉन्सेप्ट है अमेरिका से लिया गया है। फिर हमारे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये भी आपने थोड़े दिन पहले न्यूज़ में पढ़ा होगा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग की प्रक्रिया चली नहीं करके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है भी अमेरिका से लिया गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। फिर है उपराष्ट्रपति का पद। तो ये जो पद है, जैसे अभी वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो कमला हैरिस है ना। तो उपराष्ट्रपति का पद का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। फिर है सर्वोच्च न्यायालय पृथक न्यायिक तंत्र। मतलब जो अभी हमने ये देखा था कि जो ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन से हमने क्या लिया कि न्यायपालिका का जो तंत्र, कि मतलब हर जिले तक, हर गाँव तक न्याय सुनिश्चित किया जा सके ना, न्याय की पहुंच सुनिश्चित की जा सके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ब्रिटेन से लिया गया। लेकिन जो न्यायपालिका है राजनीति से पूर्णतः अलग रहेगी। मतलब राजनीति जो रहेगी, भारत के पॉलिटिकल जो नेता वगैरह ये मतलब न्यायालय पे कंट्रोल नहीं कर पाए,
तो इसलिए एक पृथक न्यायिक तंत्र जो है, तो ये वाला सिद्धांत कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है, इसके बाद में अगर कोई अपील करना चाहे तो किसी और न्यायालय में नहीं कर सकता। तो ये कॉन्सेप्ट जो है अमेरिका से लिया गया। तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से, अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। फिर है वित्तीय आपातकाल। तो देखो अभी तक लागू तो नहीं हुआ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वित्तीय आपातकाल का, ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन सी बातें हो गई, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, फिर उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय और वित्तीय आपातकाल, ये कहाँ से लिए गए, तो अमेरिका से। अब कनाडा से कौन कौन सी बातें ली गई, तो एक भी इसको भी देख ही लेते हैं हम। तो सबसे पहले संघात्मक विशेषताएं। संघात्मक विशेषताएं क्या होती है कि जो संघ है, संघ सारे राज्यों को एक धागे में पिरो के रखे। जैसा कि आप देखते हो एक माला, तो सारे मोती जो रहते हैं एक धागे के अंदर बंधे एक सूत्र के जैसे रहते हैं। तो ठीक वैसे संघ जो रहता है ना, वो भारत के सारे राज्यों को एक खुद में समाहित करके रखता है। तो संघात्मक विशेषता कहाँ से ली गई है, तो कनाडा से। फिर है शक्तियों का विभाजन और केंद्रीकरण। अब ये क्या चीज़ है, शक्ति का विभाजन मतलब है कि देखो, आप जो है प्रधानमंत्री जो है पूरे देश पर शासन करता है, एक प्रकार से देखे जाते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ समस्या आती है कि आपके वार्ड में ये तकलीफ है, कुएं साफ़ नहीं हो रहे, नालियाँ साफ़ नहीं हो रही है, तो ऐसा तो ही नहीं कि आप प्रधानमंत्री को फ़ोन लगा देते हो कि सर ऐसी ऐसी बात है। तो प्रधानमंत्री के अंडर में क्या होती है, पूरी मंत्री परिषद रहती है। फिर सारे जो लोकसभा में जो सांसद और ये सब रहते हैं, फिर उसके अंडर में रहते हैं मुख्यमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री के अंडर में रहते हैं। इसे देखा जाए तो राज्य के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के अंडर में जो रहते हैं सारे एमएलए रहते हैं। एमएलए और जो ये जो रहते हैं ना आईएएस आईपीएस वगैरह, सब मुख्यमंत्री के अंडर में रहते हैं। फिर इनके अंडर में जो रहते हैं छोटे मोटे नेता, जैसे हमारे पार्षद हो गए और ये सब हो गए, मेयर हो गया, महापौर वगैरह। तो ऐसा करके शक्ति का विभाजन जो है ना ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसा बटा रहता है। और केंद्रीकरण मतलब ये होता है कि ये जो लोग हैं सारे, ये एक अपने ऊपर ये जो अधीनस्थ रहेगा ना, उस जो ऊपर का जो व्यक्ति रहेगा उसके ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो ये हो गया शक्तियों का विभाजन व केंद्रीकरण। फिर है राज्यपाल का पद। अब ये कहाँ से लिया गया, तो ये भी कनाडा से ही लिया गया। तो आप ध्यान रखना, ये है ना एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं मतलब, तो उसकी सारी बातें याद रखना। और अगर हो सके तो वीडियो को एक बार वापस से रिवाइंड करके देख लेना। अब आयरलैंड से क्या लिया गया, तो ये आपको सभी को मालूम है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि आयरलैंड से क्या लिया गया, तो राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 है इसका वो। फिर है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 व्यक्तियों को मनोनीत करना। जैसे राष्ट्रपति जो रहता है ना, कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान और पीएचडी जो होल्डर रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करता है, राष्ट्रपति ना राज्यसभा में मनोनीत करता है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट है आयरलैंड से लिया गया है। फिर है राष्ट्रपति की इलेक्शन प्रणाली। जो राष्ट्रपति को चुनने की जो प्रक्रिया रहती है, एकल संक्रमणी मतदान पद्धति है ना, या समान अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, हम देखेंगे आगे इसी के वीडियो में। तो ये जो इलेक्शन प्रणाली, ये भी आयरलैंड से ही ली गई है। फिर अब ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले संवर्ती सूची। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 3 सूचियाँ रहती है ना, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची के अंतर्गत संघ कानून बनाता है, राज्य सूची के अंतर्गत जो है राज्य पूरे कानून बनाता है, और संवर्ती सूची क्या रहती है कि इसमें कोई भी कानून बना सकता है, राज्य हो या संघ। फिर है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन मतलब ये कि अगर लोकसभा में और राज्यसभा में अगर मतभेद होती है, तो एक राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है, बुलाता है, मतलब संयुक्त अधिवेशन। उसके तहत क्या होता है, राज्यसभा लोकसभा जो रहती है एक सदन में बैठ के फिर किसी विधेयक पर चर्चा करते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। फिर है केंद्र और राज्य के संबंध। तो केंद्र और राज्य के जो संबंध है ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा आप। अब दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, तो 368 अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया, कि संविधान में अगर कुछ संशोधन हमको करना हो तो कैसे बदल सकते हैं उसको। तो ये जो प्रोसेस है ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। फिर है राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन विधि। जो राज्यसभा के प्रतिवर्ष 1/3 सदस्य जो रहते हैं वो क्या वापस से निर्वाचित होते हैं। इनके जो चुनाव की प्रक्रिया है तो वो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। फिर फ्रांस से क्या लिया गया, तो फ्रांस में प्रस्तावना के 3 शब्द, कौन से, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे शब्द प्रस्तावना के फ्रांस से लिए गए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब जर्मनी से क्या लिया गया, तो आपको मालूम है जर्मनी में जो है हिटलर का शासन था एक ज़माने में। अब जर्मनी में जब हिटलर का शासन था, तो उस वक्त क्या जर्मनी के लोग हमेशा आधे से ज़्यादा टाइम तो युद्ध में ही बिजी रहते थे। तो ऐसे
देश से हम क्या ही ले सकते हैं, आपातकाल ही ले सकते हैं, है ना। तो जर्मनी से क्या लिया हमने, आपातकाल। रशिया से लिया हमने मौलिक कर्तव्य, तो आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछता है। रूस से क्या, मौलिक कर्तव्य। और जापान से क्या लिया है, तो जापान से लिया है हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई क्रिमिनल है, अब उसको आपको जान से मारना है, तो जान से आप ऐसे नहीं मार सकते जैसे अभी अतीक अहमद को मारा। वो एक चीज़ अलग होगी, इनकाउंटर के अंतर्गत श्रेणी में आता है। लेकिन जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये होती है कि एक पूरा न्यायिक तंत्र रहेगा, वो उस पर कार्रवाई करेगा, उसके बारे में जांच पड़ताल करेगा कि ये जो व्यक्ति है कभी निर्दोष निर्दोष तो नहीं है, और जो इसके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो सत्य है या गलत है। इसकी जांच करने के बाद में, पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद में, उस व्यक्ति को फांसी के माध्यम से सजा, मौत की सजा सुनाई जाती है। तो ये जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हमने जापान से ली गई है। तो बस ये जो है हमारे संविधान के स्रोत हैं। तो वीडियो जो है हमारा यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आगे हमारे चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहिएगा। तो बहुत जल्दी हम इसके ऊपर और नए नए वीडियो लाने वाले हैं। तो बस वीडियो अब यहीं तक था, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।